कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आजकल एक चर्चा बहुत जोर शोर से चल रही है। अमेज़न और फ्लिपकार्ट के वेयर हाउसेस पर BIS ने रेड मारी और बहुत सारा सामान सीज किया। अब हम आते हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट आदि थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है जो प्रोड्यूसर्स को दिया गया है अपने सामान को बेचने का, उनकी लायबिलिटी कितनी है। अमेज़न ने अपनी स्टेटमेंट दे दी कि हम तो उन्हीं को एनलिस्ट करते हैं जो प्रोड्यूसर सारे नियमों का कंप्लाई करते हैं। जब वो कहते हैं कि हम कंप्लाई कर रहे हैं तो हमारे लिए उसको लिस्ट करना है, और यदि वो नहीं कर रहे, हमें कोई सूचना मिलती है तो हम एक्शन ले सकते हैं। उनकी स्टेटमेंट का अर्थ है कि जब हम एक्शन ले सकते हैं तो BIS ने अगर ये पाया है कि इस तरह की कोई दिक्कत है या इस तरह का नॉन कंप्लायंस है तो BIS भी एक्शन ले सकता है। तो एक तरह से अमेज़न ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि भैया हमारी लायबिलिटी तो नहीं बनती, हमें पता लगता तो हम उस पर एक्शन ले लेते। अब आते हैं हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत प्रोडक्ट लायबिलिटी क्लॉज पर। प्रोडक्ट लायबिलिटी क्लॉज क्या कहती है? प्रोडक्ट लायबिलिटी क्लॉज सेक्शन 85, 86, 87, इन सेक्शंस में प्रोडक्ट लायबिलिटी में ये क्लियर किया गया है कि अगर कोई प्रोडक्ट सही नहीं है, डिफेक्टिव है, यहाँ पर हम डिफेक्ट की बात नहीं कर रहे, किंतु अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस आ जाती है। डिफेक्ट इस तरह से कि उसमें अगर BIS का मार्क होना चाहिए और मार्क नहीं है, या मार्क फेक है। इस केस में कुछ में तो मार्क है नहीं, सर्टिफिकेट है नहीं, और कुछ में फेक मार्क भी है। तो ऐसी स्थिति में अगर फेक है तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आएगा, और अगर नहीं है तो वो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आएगा, वो डिफेक्ट में भी आएगा। तो डिफेक्ट प्रोडक्ट लायबिलिटी क्लॉज के अंतर्गत यदि है तो वो किसकी लायबिलिटी होगी? एक्ट के अनुसार लायबिलिटी तो प्रोड्यूसर की, मैन्युफैक्चरर की होगी, किंतु थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म जो उनको बेचने में फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनकी भी लायबिलिटी इतनी ज़रूर बनेगी कि वो उनके वेयर अबाउट्स बताएं, उनको सूचना दें, या यदि नोटिस सर्व नहीं हो पा रहा तो उनके माध्यम से नोटिस सर्व हो, वो एक तरह से फैसिलिटेट अवश्य करेंगे। ये उनकी लायबिलिटी है। तो क्लियर ये कि प्रोडक्ट के लिए लायबल नहीं है। प्रोडक्ट में यदि कोई डिफेक्ट है तो वो प्रोड्यूसर ही होगा। तो इस मामले में अमेज़न और फ्लिपकार्ट के वेयर हाउसेस से जो जब्त की गई सामग्री है उसकी डायरेक्ट लायबिलिटी तो मैन्युफैक्चरर की बनेगी, किंतु अमेज़न ने उनको क्यों स्टोर कर रखा है और क्यों वेरीफाई नहीं किया है, ये अभी प्रश्न है। इस पर क्या होगा ये कोर्ट बताएगा, या आगे जो भी स्थिति सामने आएगी उस पर हम बाद में चर्चा कर सकते हैं। अब आते हैं हम इस केस के समान ही एक केस पहले भी हुआ था, जिसमें सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने बहुत सारे कुकर मार्केट से जब्त किए थे और उनको ये आदेश दिया था कि 1033 प्रेशर कुकर जिन पर BIS का मार्क नहीं था, और वो मैंडेटरी था कि कुकर्स पे BIS का मार्क होना चाहिए, उनको ये आदेश दिया कि वे सारे प्रोडक्ट्स को विड्रॉ करें 45 दिन के अंतर्गत, और उन पर 1 लाख रुपए की पेनल्टी भी लगाई कि उन्होंने प्रेशर कुकर जो बेचे क्वालिटी कंट्रोल 2020 के ऑर्डर का वायलेशन किया था, रेगुलेशन का वायलेशन किया था। ये केस था क्लाउड टेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। फिर क्या हुआ? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के इस आदेश के बाद क्लाउड टेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने केस फाइल किया नेशनल कमीशन के समक्ष, ये कहते हुए कि CCPA का ये ऑर्डर एनफोर्सेबल नहीं है। अब हम इस केस के फैक्ट्स पर भी नज़र डालेंगे। इस केस में BIS ने BIS एक्ट 2016 के अंतर्गत 21/1/2020 को ये ऑर्डर किया था कि डोमेस्टिक प्रेशर कुकर स्टैंडर्ड मार्क के साथ ही बेचे जाने चाहिए। ये मैंडेटरी है, ये आवश्यक है। क्लाउड टेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अमेज़न की वेबसाइट पर ई-कॉमर्स के माध्यम से
अमेजन बेसिक स्टेनलेस स्टील आउटर लिमिटेड प्रेशर कुकर 4 लीटर 1023 प्रेशर कुकर बेचे। ये प्रेशर कुकर चाइना से इंपोर्ट किए गए थे और यूरोपियन कमीशन स्टैंडर्ड से ये मार्क किए गए थे, इंडियन स्टैंडर्ड से नहीं, यूरोपियन कमीशन स्टैंडर्ड से मार्क किए गए थे। और इनको ये नोटिफिकेशन होने के बाद भी इंडिया में बेचा गया था। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के सेक्शन 10 के अंतर्गत इसका गठन हुआ था और सेक्शन 18 के अनुसार 29/11/2021 को कंपनी को शो कॉज नोटिस दिया कि आप बताएं कि आपने क्यों वायलेशन किया है BIS के मार्क का, BIS स्टैंडर्ड का उल्लंघन किया है और आपने इंडिया में इंपोर्टेड कुकर बेचा है। क्लाउड टेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अपने जवाब में कहा कि हमारे ये कुकर सुपर क्वालिटी के हैं और इनको यूरोपियन कमीशन स्टैंडर्ड का मार्क मिला हुआ है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है और ये जो मार्क है वो 13/12/2030 तक वैलिड है। इसलिए यदि हमने BIS के स्टैंडर्ड के नॉर्म्स को कंप्लाई नहीं किया तो हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये घटिया नहीं हो सकता, डिफेक्टिव नहीं हो सकता, क्योंकि इस पर ऑलरेडी यूरोपियन कमीशन स्टैंडर्ड का मार्क है। प्रोडक्ट को शिपमेंट से पहले पूरी तरह से इंस्पेक्ट किया गया था और इसको पूरी तरह से सही पाया गया था टू द सेटिस्फैक्शन। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन थे कि यदि किसी प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट नहीं पाया जाता तो फिर भी क्या BIS उसको इनवैलिड घोषित कर सकता है या उसको प्रोडक्ट को बेचने पर रोक लगा सकता है, या BIS का मार्क होना फिर भी मैंडेटरी है। और यदि यूरोपियन कमीशन स्टैंडर्ड का मार्क उस पर है तो फिर भी क्या BIS उस पर एक्शन ले सकता है या BIS के रेगुलेशंस का उल्लंघन करने पर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी उस पर कोई एक्शन ले सकती है। तो अंततः सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के इस केस में नेशनल कमीशन ने यही पाया कि BIS हमारे देश का स्टैंडर्ड मार्क है, कंपलसरी यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड मार्क के लिए, इसके लिए हमारे BIS स्टैंडर्ड एक्ट 2016 के अंतर्गत क्वालिटी कंट्रोल के 2020 के ऑर्डर के अनुसार और BIS का सर्टिफिकेट लेना आवश्यक है। इसलिए किसी और देश का या कोई और भी स्टैंडर्ड मार्क वैलिड नहीं माना जाएगा। हमारे देश में हमारे देश की इस स्टैट्यूटरी बॉडी का आदेश ही फाइनल होगा और उसका कंप्लाई करना आवश्यक है। तो इस केस में नेशनल कमीशन ने ये पाया कि कोई भी प्रोसीजरल इरेगुलरिटी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने नहीं की है और सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का ये ऑर्डर लीगल और वैलिड है। तो इस ऑर्डर के प्रकाश में हम ये कह सकते हैं कि BIS ने जो रेड की या जो सामान जब्त किया वो भी वैलिड है और विद इन द अथॉरिटी ऑफ BIS है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे हम इसी तरह के एक नए विषय के साथ। तब तक हमें आज्ञा दीजिए और हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको रेगुलरली मिलते रहें और हमारा आपके साथ संवाद बना रहे। थैंक यू वेरी मच।